हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 12 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही कम समय में क्लियर कर लिया था। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप भी 2023 में क्लास 12 का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर के मेन टॉपिक्स को, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सभी इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग पूरा पार्ट देख लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देखकर लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। सबसे पहले है पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर जनपद। जनपद किसे कहते हैं या महाजनपद किसे कहते हैं? तो जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पैर। तो जहां कोई लोग अथवा जनजाति अपना पैर रखे अथवा आकर बस जाए उसे हम जनपद या महाजनपद कहेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जनपद किसे कहते हैं। तो जहां कोई लोग अथवा जनजाति आकर अपना पैर रखे अथवा आकर बस जाए उसे हम लोग जनपद कहेंगे। अगला पॉइंट है मगध पर राज करने वाले वंश। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि मगध साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने राज किया था। तो सबसे पहला जो राजवंश है उसका नाम है हर्यक वंश। कौन सा राजवंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। दूसरा राजवंश है शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। तीसरा राजवंश है नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्मानंद था। चौथा राजवंश है मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये इन चार वंशों ने मगध पर राज किया था। हम लोग क्लास 12 के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ऐसे तो महाजनपद काल बहुत बड़ा है, हम लोगों को सिर्फ 12th एग्जाम पर फोकस करना है, एग्जाम को देखकर पाठ को पढ़ना है। तो मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 12th के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखा हमने कि इन चार वंशों ने राज किया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग खुद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। और इसके अंतिम शासक थे घनानंद। ऑब्जेक्टिव हमसे पूछता है कि घनानंद कौन थे, तो घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। और सबसे अंत में मौर्य वंश, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए और बिंदुसार के बाद अशोक आए। और इस पाठ में मेन रूप से हमें शासक अशोक के बारे में ही पढ़ना है। अशोक शासक और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक खुद शिशुनाग। तीसरा नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्मानंद। चौथा है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन चार वंशों ने मगध साम्राज्य पर राज किया था। और इसको अगर हमको याद करना हो तो हम किस प्रकार याद कर लेंगे? तो याद करने का एक ट्रिक है, हरा नाग नींद में मारा। हरा से हो जाएगा हर्यक वंश, नाग से शिशुनाग वंश, नींद से नंद वंश और मारा से मौर्य वंश। दोस्तों ये मेरी ट्रिक नहीं है, मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाई थी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हरा नाग नींद में मारा, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन्हीं चार वंशों ने मगध साम्राज्य पर राज किया था। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि महाजनपद। तो हमने पहले देख लिया कि जहां कोई जनजाति या कोई लोग अपना पैर रखे अथवा आकर बस जाए उसे हम लोग जनपद या महाजनपद कहते हैं। कुल महाजनपद कितने थे? तो 16 थे। 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय थे। और कभी कभी अब आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महाजनपद किसे कहते हैं और कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताइए। तो वैसा स्थान जहां कोई लोग अथवा कुल अथवा जनजाति अपना पैर रखे या आकर बस जाए उसे हम लोग महाजनपद कहेंगे। और महाजनपद तो कुल 16 है, लेकिन हम उनमें से कुछ का नाम लिख देंगे, जैसे मगध, कुरु, पांचाल, अवंती, वत्स, कोसल, वज्जी, छेदी, यही कुछ 4, 5, 6 का नाम लिख देंगे। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं?
किसी भी ठोस वस्तु जैसे पत्थरों, ताम्रपत्रों, गुफाओं आदि पर उत्कीर्णित कर यानी खुदवा के लिखाई गई सूचना को अभिलेख कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों को 4 भागों में बांटा गया था। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया था। तो अशोक के अभिलेख को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफा लेख। इन्हीं 4 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अशोक को अन्य क्या क्या नाम से जाना जाता था कि अशोक को अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, अशोक को और क्या क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले तो उनको देवान पिय कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि देवान पिय किस शासक के लिए क्या कहा जाता है, तो अशोक के लिए कहा जाता है। देवान पिय का अर्थ हुआ देवताओं में प्रिय, और दूसरा उनको एक और उपलब्धि दी गई है पियदर्शी। पियदर्शी मतलब सुंदर, देखने में सुंदर यानी सुंदर मुखाकृति वाला। यह भी किसको कहा जाता था, अशोक को कहा जाता था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे वो भारत के एक शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे, और इनको डॉक्टर वीए स्मिथ ने, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वीए स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं हरिसेन। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के राजकवि थे। कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे, जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछता है समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, तो हरिसेन थे। दूसरा सवाल पूछेगा इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। तो इस प्रकार हमने इन टॉपिकों को क्लियर कर लिया। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हर्षचरित्र। हर्षचरित्र क्या है? तो हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जिनके लेखक वान भट्ट है। इनमें भी हमारा 2 ऑब्जेक्टिव है कि हर्षचरित्र किनकी जीवनी है, तो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित्र किनसे संबंधित है? राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वान भट्ट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो कनिष्क वैसे शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल क्वेश्चन आता है कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कनिष्क ने जारी किए थे। कनिष्क ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला है राजा रुद्रदमन। तो रुद्रदमन से हम लोग को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा रुद्रदमन ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण राजा रुद्रदमन के द्वारा करवाया गया था। अगला टॉपिक है प्रभावती गुप्त। आपसे 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर में कि प्रभावती गुप्त कौन थी। तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह वाकाटक नरेश के साथ हुआ था, और इन्होंने चनाल स्वामी को दंगुन गांव दान में दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चनाल स्वामी को प्रभावती गुप्त ने कौन सा गांव दान में दिया था, तो दंगुन गांव दान में दिया था। किसने दान में दिया था? प्रभावती गुप्त ने दान में दिया था। और 2 नंबर में पूछा कि प्रभावती गुप्त कौन थी, तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिन्होंने चनाल स्वामी को दंगुन गांव दान में दिया था। इनका विवाह वाकाटक नरेश के साथ हुआ था। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि मौर्य काल को जानने के क्या क्या स्रोत है। मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। यह आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि मौर्य काल को जानने के स्रोत क्या क्या है। मौर्य काल के इतिहास को हम लोग किन किन चीजों द्वारा जान सकते हैं। तो सबसे पहला है उसमें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिनके लेखक कौटिल्य है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। उसके बाद है हमारा इंडिका। इंडिका भी एक लेखक है इंडिका भी एक पुस्तक है जिसके लेखक यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि भारत यात्रा करने आए हुए थे, और उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखी थी, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी इंडिका। अगला जो हमारा उसका जानने का जो स्रोत है वह है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो विशाख दत्त की कृति है। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाख दत्त की कृति है। अगला जो है वह है हमारा अशोक के अभिलेख। इन्हीं स्रोतों द्वारा हम लोग मौर्य काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं अशोक का धम्म। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, सब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि धम्म क्या था, धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं, अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए। तो अशोक का धम्म नैतिक नियमों का संग्रह था, जिसमें बड़ों के प्रति उदार व्यवहार, सन्यासियों के प्रति उदार व्यवहार, छोटों के प्रति प्यार, यही बताया गया है। यह नैतिक नियमों का संग्रह था। अगला जो हमारा है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा।
कलिंग युद्ध जो अशोक ने लड़ा था उसका अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव आपसे यही पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले तो उसकी साम्राज्यवादी नीति का अंत हो गया था, यानी अशोक ने युद्ध का रास्ता त्याग दिया, वह विलासिता का जीवन जीने लगा। दूसरा, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, जिससे सारा राजकोष खत्म हो गया। तीसरा, निर्बल सैनिक, अशोक के बौद्ध धर्म के अपना लेने के कारण जो सेना थी वह दुर्बल हो गई, सेना कमजोर होती चली गई। और सबसे अंतिम जो उसका प्रभाव था कि मगध साम्राज्य का अंत हो गया। अशोक के कलिंग युद्ध के कलिंग विजय लड़ने के बाद अशोक के मन में दुख उत्पन्न हुआ, उसने युद्ध का रास्ता त्याग दिया, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे सारा राजकोष खत्म होने लगा, सैनिक जो थी वह बिना लड़े निर्बल होने लगी, और अंत में क्या हुआ था, मगध साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था। ये जो है आपका यह 5 नंबर में पूछता है कि मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था। यह ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध था, और क्यों था जान लेते हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि निम्न कारणों से मगध सबसे शक्तिशाली था। पहला पॉइंट लिखेंगे भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी। मगध चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण कोई भी बाहरी आक्रमणकारी मगध में नहीं घुस सकता था। दूसरा जो है किलेबंद राजधानी राजगिरी, मगध की जो राजधानी थी वह प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जो कि एक किलेबंद शहर थी, और साथ ही जंगलों पूरा जंगली इलाका था, जहां हाथी और जंगली जानवर लकड़ी आदि मिल जाता था, और हाथी का उपयोग सेना के रूप में करते थे, लकड़ी का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते थे। तीसरा जो है वह है लोहे की खान का मिलना, मगध में लोहे का खान मिला हुआ था, जिससे लोहे का उपयोग विभिन्न प्रकार के औजारों को बनाने में, शस्त्रों को बनाने में किया गया था, जिस कारण मगध शक्तिशाली था। उसके बाद हम लोग देखेंगे शक्तिशाली शासक का होना। मगध में अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली राजाओं ने राज किया था। इन्हीं सब कारणों से मगध जो था शक्तिशाली राज्य था। तो इस प्रकार हमने देखा कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे था। अब सबसे अंतिम पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग दुर्बल शासक। देखिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब जो थे वो बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन अशोक के धर्म के प्रचार प्रसार के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। उसके पास अच्छे शासक नहीं थे, और जब अच्छा शासक नहीं होगा तो कोई भी राज्य अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो अच्छा शासक न होने के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। दूसरा पॉइंट है हम लोग का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। तो मगध साम्राज्य में अगर आपने पहले इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो एक पुत्र होता था वो अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठता था, मतलब हमेशा उत्तराधिकार के लिए, गद्दी लेने के लिए हमेशा आपस में ही लड़ाई होती रहती थी, जिस कारण क्या होता था कि साम्राज्य शक्तिशाली नहीं हो पाया था। एक दूसरे से हमेशा संघर्ष रहा है उत्तराधिकार को लेकर, यह भी कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। तीसरा जो कारण है वह है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कलिंग युद्ध को लड़ने के बाद अशोक को ऐसा लगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं, उसने युद्ध का रास्ता ही त्याग दिया, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, जिसमें जो राजकोष था वह पूरा खत्म हो गया, राजा के पास पैसे नहीं थे, जो सेना थी वह दुर्बल होती चली गई। इन्हीं सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चौथा है बौद्ध धर्म का प्रचार। ये भी हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, और क्या हुआ तो जो खजाना था, जो राजकोष का धन था वह खत्म होने लगा। इन्हीं सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और सबसे अंतिम है निर्बल शासक यानी दुर्बल सैनिक। अब सैनिक अगर लड़ाई नहीं करेंगे, सैनिकों को अगर युद्ध का रास्ता छोड़ दिया जाएगा तो क्या वो अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे? क्या हमारा जो साम्राज्य था वो अच्छे तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो अशोक ने सैनिकों को, चाहे सभी को बताया कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, उन्होंने युद्ध का रास्ता ही त्याग दिया, जिस कारण जो सैनिक थे वे दुर्बल हो गए थे, और इन्हीं सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार इतिहास के दूसरे पाठ राजा, किसान और नगर का पूरा निचोड़ यानी कि पूरा सारांश हमने देख लिया। लगभग हमने सारांश ही देखा, और हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को क्लियर किया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी सब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से बनते हैं, हमने सभी इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। आप चाहे तो उनको कॉपी पर लगातार वीडियो को फिर से शुरू करके कॉपी पर नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में नंबर को गेन कर सके, नंबर को बढ़ा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपने अंत तक देखा हो तो
वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।